बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की वतन वापसी, शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी ओहदे से रुखसती, अगर इख्तलाफात हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या मरियम नवाज का तंजीम साजी का मिशन शुरू होने से पहले खत्म हो गया? अब नहीं तो फिर कब? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर के इम्कानात, इसमें कितनी हकीकत है या फिर यह सिर्फ एक फसाना है? अब पाकिस्तान की पूरी सियासत के ऊपर बड़ी तफसील के साथ आमिर साहब का तजिया प्रोग्राम के पहले हिस्से मिलेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि क़याम पाकिस्तान की वाहिद यादगार नीलाम करके खरबों रुपए के सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, और ये कौन दिखा रहा है? पंजाब हुकूमत ने बाबे पाकिस्तान की 118 एकड़ अराजी को मुर्दा असासा डिक्लेयर करके बेचना आखिर क्यों शुरू कर दिया? होशरुबा डिटेल्स हैं जो कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपने देखने वालों तक पहुंचाएंगे। आमिर साहब, सबसे पहले जिस तरह से मैं हमेशा अपने इब्तदाइये में कहती हूं कि जी इंफॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं, आज के हर एपिसोड जो मुकाबिल का होता है, लोग जानना चाह रहे हैं कि जिस इंतखाब की उम्मीद लगाए बैठे थे पंजाब और खैबर के लोग, वो होने जा रहा है, लटक जाएगा, ताखीर होगी, होगा क्या उसमें? मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। आप देखें कि आज की फॉर एग्जांपल 2-3 तकरीरें हुई, मरियम बीबी ने बड़ा धाड़ धाड़ के कहा कि हम नहीं डरते इलेक्शन से, आप करवाएं, हम स्वीप कर जाएंगे। उसके बाद आज मुशाहिद हुसैन साहब बड़ा रेयरली बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो बड़ा टाइमिंग देख के, मौका देख के, और उनके देखने बोलने के ऊपर लोग मतलब ढूंढते हैं कि ये 6-7 साल बाद बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो उन्होंने भी ये कहा, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये लूली लंगड़ी किस्म की गवर्नमेंट से बेहतर है इलेक्शन करवा लें, और इलेक्शन करवाने के उन्होंने फ़वाइद भी बयान किए हैं। तो एक तरफ पार्टी से ये आवाज़ें आ रही हैं, दूसरी तरफ वही पार्टी जो है, ये 2 जो नोटिफिकेशन आए हैं, पहले तो पंजाब के गवर्नर साहब की तरफ से, उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल कोट किया 105 क्लॉज 3, वो सीधा सीधा कहता है कि इन्होंने प्रपोज करना होता है, इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नर ने अनाउंस करना होता है। उन्होंने वापस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, और बड़े अजीब अल्फाज के साथ कि इलेक्शन कमीशन में लाइक टू कंसल्ट विद रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स कोई नहीं होता, सिंपली जो है आप डेट पर प्रपोज की है, आप किसके पास जाना है? एज टू इंश्योर दैट कंडीशंस फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस आर ट्रांसपेरेंट। ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट है, ये एक मैंडेटरी है, 90 दिन के अंदर आपने हालात, जो मर्जी हालात हो, आपने करवाना होता है। वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, जिस तरह जिसमें सब पार्टी इत्तेफाक कर जाएं, तो वो जिस तरह 2008 में थोड़ी देर के लिए हुआ था, मगर सब पार्टी से इत्तेफाक कर दी थी। ये केपी में भी अब बिल्कुल उसका एक रेप्लिका आई है, जिसका मतलब 2 हालांकि आजम खान की शख्सियत और है और पंजाब के गवर्नर की और है, मगर नज़र आ रहा है कि दोनों को ये कल केपी की इलेक्शन की तरफ से उन्होंने डेट दे दी थी कि जिस 16 अप्रैल को करवा दिए जाए। आज उसके साथ उन्होंने भी मोर और लेस ये वही वाला पंजाब मिलता जुलता बयान आया, और उन्होंने मोर ओवर भी कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो 16 करवाएं, मगर इलेक्शन कमीशन शुड कंसल्ट एंड टेक इनटू कॉन्फिडेंस द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑफ कोर्स जो कौन से रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, केयर टेकर का गवर्नमेंट से इलेक्शन है। दूसरा, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। भाई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है, आईनी जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करें। वो ये नहीं कह सकते कि अब हम थके हुए हैं, आज हमारे साथ हमें जुकाम हो गया है, आज हमारी जिम्मेदारी और लग गई है। और दूसरा, एज वेल एज पोलिटिकल पार्टीज इसमें कहा गई, एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, और उनका एब्सोल्यूट इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तहलील करवा दें। तो उसके बाद क्या अपोजिशन से पूछना होता है कि ये पार्टी कह रही है नहीं इलेक्शन नहीं करवाना, इसने नहीं करवाना। सबके पास कोई चॉइस नहीं, कोई आइन में नहीं है कि ये 90 दिन से आगे जा सकते हैं। आप 90 दिन से आगे जाएं और पॉलिटिकल पार्टी से पूछें और स्टेक होल्डर से पूछें, कोई स्टेक होल्डर नहीं है। जब वंस वो तहलील हो गई हैं तो उसके बाद सिंपली इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज करना है, और केयर टेकर गवर्नमेंट का और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन की करवाई जाए। बाकी जब इस तरह के और शक पड़ता है कि जब आप बातें सुनते हैं इधर उधर से, कोई री इमेजिनिंग पाकिस्तान नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई कह रहा है जी एक्सटेंडेड केयर टेकर गवर्नमेंट। जब आप इस तरह की थेरी सुनते हैं, दाएं बाएं से आ रही हो, तो फिर शक पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है, कोई दाल में काला है।
तो इसलिए ये सारे शकूक आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि लीगली जो कोई इसके अंदर कोई गुंजाइश रह जाएगी, अगर फ़र्ज़ करें इस तरह की कोशिश की भी जाएगी, पर ऑलरेडी लेट हो गया। आप देखें 20 दिन लग गए हैं। नॉर्मली 1-2-3 दिन में हो जाना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन भेजे और गवर्नर साहब अनाउंस करें। आज 20 दिन बाद ये नोटिफिकेशन हुआ है और उन्होंने अपने सेक्रेटरी के जरिए गवर्नर साहब ने, पंजाब गवर्नर ने ये भेजा है इफ्स एंड बट्स के साथ। तो ये पहले ही एक तो लेट हो गया, और लेट उससे पहले तहलील होने के अंदर वो रोडे अटकाए गए और उसकी वजह से हुआ। अब रमज़ान तक के बीच में बुक कर दिए गए। तो वो आज शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि देखिए रमज़ान में अच्छा नहीं लगता। सो वो ये सारा कुछ मिला जुला के ओवरऑल देखें तो ये इनकी जो है ना वो डर रहे हैं, तैयारी नहीं है, और ये चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से उसको 2-3 माह लटका के नेशनल इलेक्शन के साथ मिला लें, क्योंकि वो पहले डेयर करते थे कि जुर्रत करें ना आप। अब भाई असम्बलियों से इमरान खान को बार बार ये ताना दिया जाता था कि आप जुर्रत करें और असम्बलियाँ तहरील करें। अब उन्होंने कर दी हैं, तो अब ये इनकी जान निकल रही है, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि ये डरे हुए हैं कि अगर ये पहले सूबाई असम्बलियों के अंदर इलेक्शन जीत गई पीटीआई, तो ये नेशनल इलेक्शन भी समझे जीत गई। ये फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त फिर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी। यहाँ तो केयर टेकर गवर्नमेंट ही वर्चुअल गवर्नमेंट बनी हुई है ना इस वक्त, जो खास तौर पे पंजाब में हो रहा है। जिस तरह की तकरीरियाँ की जा रही हैं, जिस तरह के पंजाब गवर्नमेंट के बयान आ रहे हैं, एक्शन हैं, इवन गवर्नर है, तो ये वो मेरा तो ख्याल है कि अगली दफ़ा अगर किसी के पास कोई आईनी ये 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, पार्टीज मिल जाती हैं, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट समझ खत्म कर देना चाहिए। ये होता ही न्यूट्रल बेस होता है कि आपने एक फैसला लेना होता है। ये इसलिए किया गया था कि असेंबली के अंदर इलेक्शंस के अंदर धांधली ना हो। न्यूट्रल क्रिकेट में सिर्फ न्यूट्रल एम्पायर आ गए, तो उन्होंने कहा जी इसके अंदर भी जो है ना न्यूट्रल एम्पायर लेके आ जाए, मगर न्यूट्रलिटी नहीं रही। जब इसने अपनी स्पिरिट खो दी है इस सारे आइडिया ने, तो दुनिया भर में वैसे तो ये बड़े कम ही मुल्क होंगे जहाँ भी एक केयरटेकर सेटअप होता है। इंडिया में वही वाला जो प्राइम मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है वो बरकरार रहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है और सारे इख्तियारात उसके पास चले जाते हैं। कि इंडिया में लास्ट इलेक्शन में फॉर एग्जांपल मोदी साहब ने को 1-2 सूबों से उन्होंने सूबा बदर कर दिया था कि आपने फलानी जगह पे ये बयान दिया है, आप वहाँ नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। तो इलेक्शन कमीशन, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कमीशन ही इतना जब कंट्रोवर्शियल हो जाए, उनके इतने कंट्रोवर्शियल फैसले हैं, और अदालतें भी मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि या फुट ड्रैगिंग करती हैं या सही फैसले नहीं दे पा रही हैं। कुछ रहनुमाई ले लेते हैं। इस वक्त माहिर कानून और बड़ा मोतबर नाम है बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया मुकाबिल के लिए। सर थैंक यू सो मच। जी, ये एतजाज अहसन साहब, हमने तो सारी उम्र इनसे बहुत सीखा है, 25-30 साल पार्लियामेंट्री जो रिपोर्टिंग की है, तो एतजाज साहब लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वैसे भी, मगर इसमें इनसे बड़ा राय हो नहीं सकती। चौधरी साहब ये जो उन्होंने 105(3) का सहारा लेके साथ में ये दोनों गवर्नर्स ने कहा है कि स्टेक होल्डर्स से मशवरा कर लें, और लॉ केपी के गवर्नर ने तो ये कहा है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से और पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करें। तो ये आइन में इसकी कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। अगर आप आइन पूछते हैं तो आइन के बारे में कोई मसलियत से बात तो नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करना चाहता। आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे 90 दिन है। 90 दिन के बाद इस तरह बढ़ सकता है, 90 से कोई 7 दिन बढ़ जाए, कि अगर 83वें दिन पर फॉर इंस्टेंस पोल हो रहा हो, तो फिर 14 दिन उसको मिल सकते हैं कि वो कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स आ रहा हो। पोल जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होना है, उसके से कोई मफर ही नहीं, कोई फरार ही नहीं, और ये बड़ा क्लियर है। और इसको मैं एक और तरीके से आपको, आपके नाज़रीन को समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि फर्ज कीजिए 90 दिन गुजर गए। अब अगर 90 दिन गुजर गए और इलेक्शन नहीं हुआ, और उसने इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुआ, तो अब देखने की बात यह है कि जो मतलब एक आदमी है, एक शख्स है, वो वहाँ जाता है
और वो कहता है वो मेरे लिए मेरा दफ्तर खोलो और मैं बैठता हूँ, और अगर वो उसकी काबीना भी अपने दफातर में बैठ जाती है, 90 दिन गुजर गए, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहरूपिया है, क्योंकि उसका तो उसके बाद इख्तियार ही कोई नहीं है 90 डेज के बाद। अब वो बहरूपिया बैठ जाए तो इसका मतलब है आर्टिकल 6 की वायलेशन है। यही तो आर्टिकल 6 की वायलेशन होती है, यही तो आर्टिकल 6 की वायलेशन होती है। ये चौधरी साहब, आपका मैं सुन रहा था, आपने कहा कि अगर ये नहीं किया जाता तो जो भी इसको वायलेट करेगा आइन को, वो आर्टिकल 6 का यानी गद्दारी का मुर्तकब होगा। मैं अभी सुन रहा था साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ साहब, उन्होंने बड़ा आपके इस जुमले का माइंड किया। उन्होंने कहा जी ये कोई मजाक है, आर्टिकल 6 लगा देना। और साथ में ये बातें भी सुनते हैं हम, कोई कहता है जी नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक्सटेंडेड केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इस तरह के शोशे भी छोड़े जा रहे हैं। तो ये क्या आप देखते हैं, क्या नीयत ख़राब है कि वाकई कोई ये तकाजा बनता है? 2008 की मिसाल दी जाती है कि बेनज़ीर की शहादत के बाद भी थोड़े से एक्सटेंडेड हुए थे। नहीं, वो बात ये है कि अशतर और साहब ने ये जरूर समझा होगा, कोई उनका असल में पाकिस्तान में हम समझते हैं कि जो काम अदालत कंडोन कर देती है, जो जुर्म भी, जो गलती भी, वो आइंदा भी की जा सकती है। ये ऐसी बात नहीं है। अदालत भी ऑथराइज नहीं कर सकती 90 दिन से ज्यादा के इलेक्शन में लिया जाए। ऑथराइज नहीं कर सकती, हाँ कंडोन कर सकती है। इन लफ्जों में दो का फर्क देखें। कॉन्डोनेशन है जबकि जो काम हो गया है वो काम हो गया है, लेकिन वो हुआ कुछ ज्यादा म्याद में है, 4 दिन 10 दिन, जेन्युइन ऑनेस्ट 20 दिन बढ़ गए। 1-2 मिसालें आपको दूंगा। 29 मई 1988 को अब ये जुनेजो साहब की हुकूमत और तहलील की थी असेंबली जियाउल हक ने, और उसने उसी तकरीर में डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस कर दी थी 17 नवंबर, यानी 90 दिन से ज्यादा। हाजी सैफुल्लाह ने उसको चैलेंज किया कि ये इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा नहीं जा सकते। वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती रही, 11 जज बैठे रहे, करते रहे। वो इलेक्शन से 4 दिन पहले उन्होंने फैसला दिया। पहले तो उन्होंने जुनेजो साहब को बुला लिया था, आपको याद होगा, सुना होगा आपने, और जुनेजो साहब को पूरा प्रोटोकॉल दे के, और लगता था कि वजीर आजम बना के भेज रहे हैं, क्योंकि हाजी सैफुल्लाह के केस में उन्होंने इस बात को क्लियरली कहा कि ये इलीगल है, ये इलीगल है। लेकिन बाद में शफीउर रहमान साहब की जजमेंट थी, उन्होंने 4-5 पैराग्राफ इजाफी लिख दिए। उन्होंने कहा बी दैट एज इट मे, नाउ दैट billions have been spent on the election, candidates are all worked up, the electoral machinery is about to is all ready and practiced to go through the electoral the election agents have been appointed, polling agents वगैरह, तो बहुत कुछ हो गया। तो इसलिए हम इसको कंडोन करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, और ये हो जाए। अब ये कहना एक बात है, ये कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट को जियाउल हक के दूसरे दिन फैसला देना होता तो क्या वो कंडोन करते या ऑथराइज करते? वो ऑथराइज करने की कोई इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी। ये हद, मुकर्ररा हदें जो आइन में लिखी गई हैं, उनको ऑथराइज नहीं कर सकते। 90 दिन को आप समझो ही कुछ ना और आगे ले जाओ। दूसरी बात, बाहर जब हुआ और एक एंकर आपके दोस्त भाई ने मुझसे पूछ लिया, वो हुआ बीबी की शहादत जब हुई। 27 दिसंबर को शहादत हुई, 8 जनवरी को इलेक्शन होने थे, और मुल्क में गदर बन गए लोग इतने, मतलब वो तो फिर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे, वरना तो ना खपे के ना पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, और लोग ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी एडवांटेज ले रहे थे, फ्लिप कर रही थी अर्थ अंडर आवर फीट।
पर वो ना वो पाकिस्तान खपे और फिर पीपल्स पार्टी ने इसको अपने समझाया, लोगों को कम किया, टेम्परेचर डाउन हुआ। अब उसमें 27 दिसंबर से 8 जनवरी तक इलेक्शन कराए ही नहीं जा सकते। कोई लाइन लगाने को पोलिंग स्टेशन पे तैयार ही ना होता, पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी जाती, जिस तरह कई 22 के कितने थाने जला दिए गए। अब अगर उस तरह की स्कीम हो तो फिर भी उन्होंने बढ़ा दी। परवेज मुशर्रफ ने मियाद 22 फरवरी को इलेक्शन का है कि ठंडे हो जाए कुछ लोग, और 22 फरवरी। चौधरी साहब, वो मुझे जो याद पड़ता है, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि वो एक तो बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाकया था पाकिस्तान की तारीख का, बीबी की शहादत जो है। दूसरा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्री किया था, और पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे, जो कि एग्रीड पार्टी थी कि बीबी मोहतरमा इलेक्शन चाहती थी, तो इसको इतनी हद तक के इंतजामी मामला तक डिले कर दिया जाए। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ सिचुएशन है कि पीटीआई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं कर रही हैं। और गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है, उन्होंने कहा जी आप कंसल्ट करें स्टेक होल्डर से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से और पॉलिटिकल पार्टी से। इसकी क्या मंतक है? आमिर, जरूरत ही नहीं है। देखो ना, एक चीज याद रखो, ये गवर्नर और पार्टीज मिलके भी ऑथराइज नहीं कर सकती एक्सटेंशन इन 90 डेज, ऑथराइज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। बाद में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कंडोन कर सकती है अगर जेन्युइन ग्राउंड हो, जेन्युइन ग्राउंड। और दोनों हाजी सैफुल्ला केस में भी, और ये इस इलेक्शन के बारे में 88 की, आपको पता है 85 की जो सारी असेंबली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिक्लेयर ही इलीगल कर दिया था कि ये हुई क्योंकि पार्टीलेस थी इलेक्शन। ये इलेक्शन पार्टीलेस आइन के तहत हो ही नहीं सकती थी, तो वो डिक्लेयर करके इलीगल उसको कंडोन किया कि उसने अब जो स्टेप्स लिए इन रनिंग द स्टेट, पैसे लगे होंगे, ये वो, वी कंडोन दैट, पर दैट वाज इलीगल। वो कॉन्डोनेशन है। अब कॉन्डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का है, कोई सुप्रीम लिखा हुआ तो 90 दिन है, आप इसको रीड इट एज 200 डेज और एक बिठा दो बंदा गैर नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी चलाएगी हुकूमत को और वजीर आला बैठ जाएगा नॉन इलेक्टेड, नॉन और इलीगल, वो बैठ जाएगा, वो तो बहरूपिया होगा, उसमें तो आर्टिकल 6 लगेगा ही लगे। आर्टिकल 6 में और किस पे लगना है? चौधरी साहब, इसके साथ जब खास तौर पे ये गवर्नर साहब की तरफ से इफ्स एंड बट्स के साथ खत आ जाएं, उसके बाद फिर ये इशारे भी आए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कह लें कि बयानात आए, जी कोई कह रहा है जी नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई कह रहे हैं जी केयर टेकर लंबी होनी चाहिए, फिर एक नई आजकल टर्म एक कॉइन की गई है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। तो वो एक नज़र आ रहा है कि एक कोई एफर्ट हो रही है कोई एक और पार्टी, प्रॉब्ली किंग्स पार्टी बनने की। तो उसमें, उस कॉन्टेक्स्ट, उस तनाजुर में देखते हुए आप इस मूव को कैसे देखते हैं कि कहीं वही नीयत वाकई किसी की खराब है? नहीं, मैं सिर्फ एक सेमिनार हो जाना री इमेजिनिंग पाकिस्तान, उससे तो नीयतों को और गद्दारी के इल्जामात नहीं लगाने वाला। मैं तो समझता हूँ गद्दारी के इल्जामात लगने ही नहीं चाहिए। पर आपने जो बात की थी कि अशकर औसाफ ने एक ये कहा है कि इतजाज साहब ने बड़ी नॉन सीरियस बात की, और दूसरी बात उसने कही है कि ये 90 दिन जो है ये मतलब है ये हो सकता है और इसमें गुंजाइश है। मैं वो दूसरी बात ये करना चाहता था, गुंजाइश हरगिज नहीं है। ये और बात है कि हमारी रियासत में, हमारी रियासत में खासकर अदलिया ने तमीजुद्दीन के केस से लेकर आजकल सिर्फ नेसेसिटी का प्रिंसिपल नहीं अगर कोई जूरिस्ट इस पे सोचे तो कॉन्डोनेशन का प्रिंसिपल ज्यादा लगा है कि कंडोन कर दो जी, अब तो हो गई, बाकी मिट्टी पाओ। शुजात हुसैन साहब, मैं जरा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और टॉपिक भी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आप सियासियात के उस्ताद हैं, आप तो हम तो स्टूडेंट हैं। आज मरियम बीबी ने अपनी तकरीर में ये फरमाया
कि मरूसी सियासत को लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को पॉपुलैरिटी है तो यही जमहूरियत है। तो मेरा सिर्फ ये आपसे पूछना है कि अगर तो कोई प्रोसेस से अर्न करनी पड़ती है मौरूसियत में तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह बीबी मोहतरमा ने वो भुट्टो साहबा की साहबजादी ज़रूर थी, मगर उसके बाद फिर उन्होंने तकरीबन 11 साल मेहनत करके अपना वो मुकाम बनाया। जुनेजो साहब काउंसिलर शुरू हुए, MPA बने, आप भी एक प्रोसेस से आए। तो ये जो ओवरनाइट पार्टी का, क्योंकि आप बेटे हैं या बेटी हैं, तो ये मरूसियत इस तरह की आ जाती है, तो ये भी क्या जमहूरियत है? नहीं, देखो आमिर, एक बात पे हम जलते हो, हमारे अंदर एक जलन हो कि जी ये क्यों बैठ गई है मरियम, ये क्यों आ गई है, और ये मरूसी सियासत आ रही है। आप इंडिया को लो, इंडिया का पहला अगर प्रेसिडेंट कोई होता तो मोतीलाल नेहरू होता 1932 में, क्योंकि वो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट। उसका बेटा पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ, उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुई, उसका बेटा जब कत्ल हो गई, अब पता है आपको मालूम है, जब कत्ल हुई ये इंदिरा गांधी, तो वो राजीव गांधी, उसका बेटा लंदन में फ्लाइट लेके गया हुआ था एयर इंडिया की, और वो मगर चौधरी साहब, इंडिया की मिसाल, इंडिया की 2 मिसालें और भी इसी कांग्रेस पार्टी की हैं कि इंदिरा गांधी तकरीबन 10-11 साल से नेहरू साहब की जिंदगी में वो पॉलिटिक्स में थी, उनको वजीर आजम बनते वक्त मेरा ये दूसरा राहुल गांधी जो है अभी 50 साल से धक्के खा रहा है, अभी वो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं। बात यह है कि लोगों ने चूज करना है। अब लोग अगर वोट देते हैं राजीव गांधी को और उसके मुकाबले वाले को नहीं देते, तो इंडिया, इससे ज्यादा मिसाल क्या हो सकती है? ये आप जो शर्तें लगाते हैं ना कि 11 साल वो मार भी खाए, पॉलिटिक्स भी करे, पॉलिटिकली भी हो, ये लोगों को नहीं है मंजूर। जमहूरियत में तो चाहे मौरूसी हो, मौरूसी सारे बड़े सगीर में मौरूसी है, बांग्लादेश में मौरूसी नहीं है। वो हसीना वाजिद और खालदा 2 ही तो पार्टीज है, और बाकियों पार्टियों को तो वो फांसियां लगा रही है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा एक सवाल होगा जिसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे आमिर साहब। मैं जानने की कोशिश करूंगी, ये माफिया है, असदहे हैं, जोंके हैं जो इस मुल्क को निगलती चली जा रही हैं। ब्रेक से वापस आके बड़ी अहम और होशरुबा मालूमात है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आमिर साहब, जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं उस पर बात करने के लिए पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूं। इस वक्त हमारे साथ इमरान अमीन साहब, ये चीफ एग्जीक्यूटिव CBD पंजाब हैं और इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव रूदा भी हैं। बड़ी अहम डिटेल्स के साथ इनके साथ बात करेंगे, और जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है वो हमारे प्रोग्राम मुकाबिल के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद अकमल खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी आमिर साहब। जी, इमरान अमीन साहब जो हैं गलबन रूदा जो है रूरल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि लाहौर को ये एक मंसूबा है उसको एक नए शक्ल देने का। तो लोग शिकायत ये ज़रूर करते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा हाउसिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये गुजारिश है कि पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त जो है वो हाउसिंग और बिल्डर्स इनके इर्द गिर्द ही है, यही मूवर्स एंड शेकर्स हैं। तो और क्योंकि इसके अंदर स्टेक्स इतने हाई होते हैं, अरबों खरबों के होते हैं, और हमें जो एतराज़ रहता है अक्सर वो रहता है कि पेपर ऑन पेपर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लगते हैं बट ट्रांसपेरेंसी कम रखी जाती है, लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, फिर अदालतों में मामला चला जाता है, बल्कि काम होने से, शहर बेहतर होने से शहर मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। आज का जो हमारा ख़ास तौर पर इस टॉपिक को हम टच कर रहे हैं वो है बाबे पाकिस्तान। बाबे पाकिस्तान एक मॉन्यूमेंट है, जिस तरह मीनार पाकिस्तान बनाई गई कि ये यादगार बनाई जा रही थी 1992 से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में की गई थी। लाहौर में जो वाल्टन का कैंप है, ये यहाँ पे जब रेफ्यूजीज इंडिया से आए तो उनको मुसलमानों के जो लुटे फिटे लोग थे सारे महाजिर यहाँ पे ठहराए गए लाहौर में। मेरी इसलिए थोड़ी सी जज्बाती वाबस्तगी भी है
कि मेरी वालदा भी अपने ख़ानदान से बिछड़ गई थी, तो इसी जगह पे जो हैं वो फिर दोबारा ख़ानदान को मिली। तो लोगों की बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, मगर बहरहाल शहरों की तब्दीलियाँ की जाती हैं और वो अभी वहाँ पे एक बनाया जा रहा है बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब। इस वक्त जो है मेजर एक प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल बनना चाहिए। शहरों की तरक्कियाँ जिस तरह मैंने फरमाया होती हैं, मगर इसकी जो है एक तो ये है कि इसकी 118 वाल्टन एयरपोर्ट की 778 एकड़ ज़मीन इस डिस्ट्रिक्ट के सुपुर्द कर दी गई है। और अभी इसके मतलब शिकायत हैं, वो उसके मतलब जो काफ़ी सारे सवाल हैं, वो अकमल साहब जो हैं उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, वो करेंगे। मैं थोड़ा सा इमरान अमीन साहब का तारुफ थोड़ा सा करवा दूं कि हमने ख़ास तौर पे इनके लिए तकलीफ़ इसलिए भी दी है कि इनसे मतलब हमारे एक तो प्रोजेक्ट के मतलब सवाल हैं, इनकी ज़ाती हवाले से भी कुछ सवाल हैं कि इनका जो CV है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो उसमें इन्होंने कंपनी थी माइन हार्ट, ये पहले उसके साथ मुंसलिक थे 8 साल के लिए। माइन हार्ट वो कंपनी थी जिसने पहले रूदा का प्लान किया गया था और अदालतों के फैसले हैं कि उसको रद्द कर दिया गया था, ट्रैश कहा गया था और कहा गया था कि ये इसको ब्लैक लिस्ट गालबन ये कंपनी कर दी गई थी। तो उसके बाद दोबारा इनका रूदा में आना एक सवाल आता है। उसके बाद दूसरा इनका जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये लाए गए वो पीडा था, वो पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक बंडल आइलैंड का जो एक हमें बंडल जो है ना हर 2-4 साल बाद आ जाता है, तो वो नहीं हुआ। ये दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट में दोबारा बंडल आइलैंड लगा दिया गया, उसमें दोबारा कहा जी $50 बिलियन आएगा, और वो सियासत की नज़र हो गया, सिंध गवर्नमेंट ने इतराज़ात कर दिए, तो वो भी नहीं हो सका। उसके बाद ये रूदा के जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी इस वक्त भी हैं और गालबन 15 लाख रुपए की वहाँ से सैलरी भी ले रहे हैं। और अब ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के भी हेड हैं। मुझे नहीं पता यहाँ से ये ले रहे हैं तनख्वाह या नहीं ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये पहले अपना जवाब अपने हवाले से दे दें, फिर अकमल खान साहब इनसे जो भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से बाबे पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर वो ले लेने किसे अकमल खान साहब सवाल करेंगे। जी इमरान अमीन साहब। जी थैंक यू आमिर साहब, काफ़ी लंबा सवाल आपने किया। इट वाज मोर ऑफ मेरी CV के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं जी इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एक्सपर्ट हूं और मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइम में मैंने काम किया और दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक रहा हूं, जिसमें सऊदी का किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, सऊदी का मेट्रो, इवन जब सऊदी विजन 2030 की जो अभी बात हो रही है, ये भी 2010-2012 में जिस टीम ने इनिशियली इस पे काम किया था, तो उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। उसके बाद माइन हार्ट के ग्लोबल ऑफिस का हिस्सा रहा हूँ। मैं माइन हार्ट को सऊदी में मैंने हेड किया है, और उसके बाद मैं माइन हार्ट सिंगापुर की तरफ से पाकिस्तान में डिप्यूटेड था, जो यहाँ के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए। तो ये तो एक क्विक सी आपकी समरी जो आपने चीज़ बताई थी, तो उसको मैं ज़रा सा इंडोर्स कर दूँ, क्लैरिफाई कर दूँ। सेकंड आपने बताया ये जो फीजिबिलिटी के बारे में, मेरे ख्याल में इसमें थोड़े से एक तो कोर्ट में है, सो इट्स ऑन अ डिफरेंट वो, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। ये एक फीजिबिलिटी 2014 में की गई थी, और इसमें डायरेक्टली तकरीबन माइन हार्ट के 5-6 ऑफिसेज़ इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें सारे टेक्निकल लोग थे, और उसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। बट इवन देन उसमें जो फीजिबिलिटी की गई थी, वो फीजिबिलिटी आज भी, चाहे वो वासा हो या अभी जो आपकी नई रिंग रोड इंटरवेंशन जो हुई, बिकॉज वो 2014 के बाद हुई रावी के ऊपर, तो वहाँ पे जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स लिए गए, ये वही डिज़ाइन स्टैंडर्ड लिए गए। LDA और माइन हार्ट के दरमियान जो इशू आया, दैट वाज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो पेमेंट नहीं की गई, तो उसके अगेंस्ट सबसे पहले माइन हार्ट जो था वो कोर्ट में गया था एज एन इंटरनेशनल एंटिटी कि हमें पेमेंट नहीं गई, और उसके बाद वहाँ से जवाब कि हमारे कुछ इतराज़ात थे जो फिजिबिलिटी जमा कराई गई थी। तो दिस वाज द स्टोरी। दिस इज़ जनरली अ नॉर्मल थिंग जो कि चलती रहती है डिफरेंट जगहों पे, बट उसमें कोई ब्लैक लिस्टिंग वाला वो नहीं हुआ था, और उसी ग्रुप ने फिर पाकिस्तान में, पंजाब में डिफरेंट जगह पे काम भी किए और कर रहे हैं।
ग्रुप व्हेन इट बिकम्स ब्लैक लिस्टेड इट एक्चुअली गोज टू अ PEC लिस्ट और वहाँ से ब्लैक लिस्टिंग होती है और उसके बाद वो ग्रुप फिर उस कंट्री में काम नहीं कर सकता। तो माइनट ने उसके बाद भी पाकिस्तान में और अभी भी मेरे ख्याल में काम कर रहा है, बिकॉज मैं अभी एसोसिएटेड नहीं हूँ 2020 से, जिस तरह आपने बताया। उसके बाद मैं पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में चला गया था एज ए चेयरमैन। जो आप बंडल आइलैंड की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एज एन एक्सपर्ट, एज ए डेवलपमेंट एक्सपर्ट मैं बता दूं कि इट्स वन ऑफ अ मोस्ट फीजिबल प्रोजेक्ट। अगर हम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर अच्छे ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाएंगे तो यही इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जहां से हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यहाँ लाई जा सकती है। और इसी मॉडल पे दुनिया के बड़े शहर बने हैं और उन मुल्कों ने तरक्की की है। यूएई की मिसाल आपके सामने है, कायरो बना हुआ है, उसके साथ एक नया कैपिटल बनने जा रहा है, वो भी डेवलपमेंट में है। तो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जो है ये एक मेरे ख्याल में इसको हम एक किस्म का बुरा नहीं कहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हाउ वर्ल्ड प्रोग्रेसेस। ऑल्दो उसको आप इन्वेस्टमेंट किस तरह उसमें करते हैं और किस तरह उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आप चैनलाइज करते हैं, दैट्स अ चैलेंज जो हमें करना चाहिए, जिस तरह हमने उसको CBD में किया है। सो दैट्स द सेकंड, आई होप जो आपने क्वेश्चन किया था उसका आंसर। थर्ड आप रूडा के बारे में, जी मैं रूडा का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया था, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वाज अ नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट CBD और इसको हमने डेवलप करना था बेस्ड ऑन अर्बन रीजनरेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें एक लैंड जो कि पंजाब गवर्नमेंट और सिविल एविएशन की थी और वहाँ से एक एयरपोर्ट डीनोटिफाई कर दिया गया था। सो रादर देन उस लैंड को उसी तरह छोड़ें और वो बाद में इंक्रोच्ड हो जाए या अनयूटिलाइज्ड रह जाए, उसके लिए एक मॉडल बनाया गया कि विदाउट गवर्नमेंट के एक्सचेकर और टैक्स पेयर के मनी को बचाते हुए किस तरह हम इसको डेवलप कर सकते हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड्स पे, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, जहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट्स आएँ और उन्हीं पैसों से ये जो दो हमारे इसमें रेवेन्यू शेयर पार्टनर हैं, एक तो पंजाब गवर्नमेंट खुद है, दूसरा सिविल एविएशन, उनको रेवेन्यूज़ दिए जाएँ। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है, दुनिया में चलता रहता है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये और ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिकॉज इसी तरह के डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास जो अनयूटिलाइज लैंड है उसको अगर अर्बन रीजनरेशन आपसे रेवेन्यूज हम कर सकते हैं। इमरान अमीन, हम पहले ही कह चुके हैं आपको कि ये दुनिया भर में इस तरह शहर इंप्रूव करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुझे इतराज़ आते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी आते हैं। मैं अकमल खान से कहूँगा कि आपका बड़ा एक तफसीलन जवाब हमने लिया, एक तो वो अपना पहले ओवरव्यू दे दें कि उनको क्या इसके अंदर कुछ शिकायत नजर आती हैं या खदशात हैं या रिजर्वेशन हैं, उसके बाद वो अपना सवाल आपसे कर सकते हैं। पहले एक ओवरव्यू दे दें अकमल हमें। जी आमिर साहब, मैं सवाल ही कर लेता हूँ। जी आमिर साहब, मैं सवाल ही कर लेता हूँ। बाबे पाकिस्तान को 118 एकड़ जो है अराजी अलॉट हुई थी और ये वाहिद यादगार थी क़याम पाकिस्तान की। मीनारे पाकिस्तान मैं बताता चलूँ, करारदाद पाकिस्तान की यादगार है, तो एक ही यादगार हमारे पास क़याम पाकिस्तान की थी, उसको भी जो है वो महदूद कर दिया है। बुलंदोबाला अमारात में जो हमें जो आपको 3D मॉडल्स जो मिलते हैं CBD के, अगर वो देखें तो वो उसके अंदर शायद कहीं गुम हो जाए। पहली मेरा सवाल एक्चुअली जो इनसे था वो ये था कि इसको इतना खुफिया रखा गया है कि वो 3D रेंडर्स तो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट कर दिए, वो इनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पे भी मौजूद हैं। इसका जो डिटेल्ड लेआउट प्लान है कि प्राइम कहाँ पे है, वो डाउनटाउन का एरिया कौन सा है, क्या उस लेआउट के अंदर ये जो बाबे पाकिस्तान है उसको कोई जगह मिली भी है या ख़त्म हो गया है, वो तो कहीं नजर नहीं आता हमें इनकी वेबसाइट पे या इनकी कम्युनिकेशन में। तो क्या वो बाबे पाकिस्तान का ये जो मॉन्यूमेंट है वो लेआउट प्लान में अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और लेआउट प्लान जो है डिटेल्ड लेआउट प्लान को छुपाया क्यों जा रहा है? जी इमरान, आपसे इमरान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मैं अकमल साहब अस्सलाम वालेकुम, इसका आंसर आपको कर दूं। सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑन के मास्टर प्लान हमारा ऑफिस में साइट पे सब पे अवेलेबल है, हमारे पास ऐसे कोई उसको छुपाने का कोई जवाब भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। दूसरा, हमारा मास्टर प्लान गेजेटेड नोटिफाइड, मैंने आज आपके व्हेन इट बिकम्स अ गेजेट नोटिफिकेशन इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो उसमें कोई छुपाने की तो नहीं थी। अगर आप मैं दरखास्त करता हूं, मैंने आज आपके PR डिपार्टमेंट लेनी है या उसके बारे में करना है तो प्लीज आप मोस्ट वेलकम। हमारे ऑफिस में हमारे काफी दोस्त आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। अच्छा, मैंने सर अर्ज किया कि मेरे आपके PR डिपार्टमेंट से आज सारा दिन मैंने मांगा है, वो नहीं मिला मुझे।
सारा दिन मांगने के बावजूद वो मास्टर वो लेआउट प्लान नहीं शेयर किया गया। वो मीटिंग्स या किसी वजह से हो, बट नाउ यू हैव माय नंबर, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो आपको मेरा ख्याल जब आपको सवालात भेजे गए थे इमरान, उसके अंदर भी उसका जिक्र था, उसका रिस्पांस ना इन राइटिंग आया, ना अकमल को मुझे बताया गया कि वो शेयर नहीं किया जा रहा फॉर सम रीजन। अच्छा नहीं जी, अच्छा मेरा अगला सवाल वो ये कह रहे हैं कि एक गजट से नोटिफाई हो गया है, ये अप्रूव्ड है, तो इसमें ये अकमल आप इकट्ठे 2-3 सवाल कर लें, इस पे एक दफा वो उसका मुफस्सिल जवाब। जी मैं सवाल एक ही दफा कर लेता हूं। जी मैं उनका समझ गया हूं, तो मैं अकमल साहब अलाउ मी टू एक्सप्लेन कि मैं आपको इसको समझा दूं। मास्टर प्लान वील सेंड इट ओवर टू यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें कोई हिडन डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ना है ना हो सकता है वो कभी, बिकॉज थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, हमारे मास्टर प्लान में जुरिस्डिक्शन जो आ रही है वो वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की आती है, और हम पाबंद हैं कि अपना मास्टर प्लान अगर उसमें कोई चेंज कराएं वो करें तो वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर करें, और उधर भी वो शेयर्ड है तो वो सेम मास्टर प्लान आपसे भी शेयर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं वॉल्टन, यहाँ पे सिविल एविएशन की अगर आप वॉल्टन एयरपोर्ट को लेते हैं तो इसके 2 हिस्से हैं एज़ पर आर मास्टर प्लान। जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक तक, मेन बुलेवार्ड से लेकर रेलवे ट्रैक तक, यहाँ पे 2 किस्म की ज़मीनें हैं। ये तकरीबन 146 एकड़ है, जिसमें कुछ सिविल एविएशन की है और कुछ पंजाब गवर्नमेंट की है। यहाँ पे हमारा पहला प्लान है जो हम नर्सरी एरिया से शुरू होते हैं, यहाँ पे हमारा प्राइम है, उसके बाद डाउनटाउन है, उसके बाद हमारा रिटेल एरिया है। अच्छा, इस रिटेल एरिया के साथ साथ बिकॉज यहाँ वॉल्टन है और यहाँ वॉल्टन की भी अपनी एक हिस्टोरिकल अफादियत है, तो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे लाहौर के हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने ही हमें उसमें डायरेक्शन भी दिया है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम म्यूज़ियम बना रहे हैं जो वॉल्टन एयरपोर्ट को डिपिक्ट करेगा और उसकी पूरी हिस्ट्री बना रहे हैं। सो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। और किसी भी डेवलपमेंट में जो हम इंटरनेशनली भी करते आए, वहाँ पे हमारी जो इस तरह की यादगारें हैं, जिस तरह आपने बताया जो आपकी एफिलिएशन है, जिस तरह आमिर साहब अपनी एफिलिएशन बता रहे थे, मैं इमरान, थोड़ा सा मेरा दिल, मैंने कहीं आपका इंटरव्यू देख रहा था, इसमें आपने कहा ये डेड एसेट है। जज्बाती तौर पे बड़े लोगों को इसके साथ जज्बाती वाबस्तगी है। दूसरा अकमल आपसे सवाल करेंगे, मगर आप मेरा सवाल एक गोल कर गए थे। जी, मैंने पूछा था आपने यहाँ से भी सैलरी तो नहीं ड्रॉ कर रहे आप? नहीं जी, आप जनरली सैलरी सिर्फ एक जगह से ले सकते हैं एडिशनल चार्ज में। वी आर अंडर द पंजाब गवर्नमेंट, तो आप 2 जगह से 2 सैलरियाँ नहीं ले सकते। जी अकमल जी, सही हो गया। अच्छा सर, आपने अपने इंटरव्यू में टीवी प्रोग्राम में आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपने आपके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाऊं, बाबे पाकिस्तान की तरफ, वो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। सर, बाबे पाकिस्तान जो था उस मॉन्यूमेंट पे हमने विजिट किया तो मेरा दिल दुखा कि ये 15 साल से एक मॉन्यूमेंट जो कि हाफ बनाया हुआ है, विद नो प्लानिंग, विद नो फंड्स, और उसको आधे में छोड़ दिया गया और इतने टाइम से वो पैसे का ज़या उधर हो रहा है। अच्छा, उसके ऊपर हमने जो प्लान किया बाबे पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ पे टोटल जो ज़मीन है दैट इज़ एग्जैक्टली 955 कनाल्स, ये टोटल ज़मीन थी। उसमें तकरीबन 250 से 300 यूज़ की गई थी फॉर द मॉन्यूमेंट और बाकी पार्क्स के लिए यूज़ की गई थी। वहाँ पे जो हमने मास्टर प्लान किया वो सिर्फ इतना किया कि उसमें सिर्फ एक साइड का हमने कमर्शियल बेल्टिंग की, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 110 कनाल्स। बाकी सारा जो पूरा वहाँ रह गया है, जो बाकी 840 कनाल्स हैं, दैट वी हैव कन्वर्टेड इनटू, वी आर नाउ डेवलपिंग दैट बाबे पाकिस्तान। वो इंशाल्लाह 10th को हम इनिशिएट करवा रहे हैं, 10 फरवरी को बाबे पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट हम बना रहे हैं, रिवाइज्ड, रिन्यूड, और उसमें हम जो लाइब्रेरी और वो सारी चीज़ें थी वो डलवा रहे हैं, उससे कहीं इम्प्रूव वर्जन इंशाल्लाह उधर ला रहे हैं। उसके साथ साथ जो उसके पार्ट्स थे, 800 कनाल का मेरे पास जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम सारा डेवलप करके दे रहे हैं। 110 मैं अगर ऐड कर सकूं, इमरान साहब मैं ऐड कर सकूं, मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पड़े हैं आपकी मीटिंग्स के। मैंने वो नोटिफिकेशन जो हैं जो पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने जो है वो जारी किए हैं, उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि 800 कनाल जगह जो है, जो कि तकरीबन 100 एकड़ बनती है, वो क्लियरली कमर्शियल मकासद के लिए यूज करेगी CBD पंजाब। आप अभी कह रहे हैं कि सिर्फ 100 कनाल जगह पे जो है आप कमर्शियल जो है वो प्लाजा या कमर्शियल इमारत बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया, देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।